हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज से आप सभी लोगों को रेगुलर मैथ की क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। यदि आप लोग टेट, सुपर टेट या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको एक-एक चीजें इस क्लास में क्लियर कराई जाएगी और एकदम बेसिक लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। यदि आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है तो एक बार आप हमारे ऊपर विश्वास करिए और इस क्लास को रेगुलर ले लीजिए। 100% मैं आपके साथ ये वादा करता हूँ कि आप इन क्लासों को लेंगे तो मैथ में आपको लगेगा कि मैथ हमको भी आ रहा है। आपको मैथ से भय धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोगों का मैथ से मैं 100% भय खत्म करूंगा। बस आपको क्या करना है कि क्लासें जो है कि रेगुलर लेनी है। देखिए, बार बार जो है कि बच्चों को संख्या पद्धति में बहुत ही कंफ्यूजन होता है और मैथ का पहला ही टॉपिक आपका है संख्या पद्धति। आप किसी भी क्लास में चले जाइए, क्लास 5 से लेके 6 तक चले जाइए, 3 to 4 में भी आप चले जाइए, वहां पे भी आपका पहला जो लेसन शुरू होता है वह संख्या पद्धति से ही होता है। और किसी भी आप वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां से जो आपका पहला जो आपका लेसन होता है वह संख्या पद्धति का ही होता है। लेकिन आप सभी लोग आज तक संख्या पद्धति के बारे में पढ़े हैं, लेकिन अभी भी लोगों को कंफ्यूजन बना हुआ है कि क्या चीजें हैं, कैसे क्या होती है। तो एकदम बहुत ही आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। आपको इसी क्लास में क्लियर हो जाएगा कि संख्या पद्धति में क्या है, कैसे है और इसको कैसे पढ़ना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा जो है कि कंफ्यूजन जो है कि उनके माइंड में रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका मैथ का पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। देखिए, मैं इस संख्या पद्धति आपको पढ़ाने से पहले कुछ चीजें आपको बताना चाहते हैं जो कि आप लोग भी उसको जानते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि आपको हिंदी की नॉलेज लेनी है, हिंदी की पढ़ाई करनी है, तो आप हिंदी में क्या करते हैं? सर्वप्रथम आप जो है कि वर्णमाला को पढ़ते हैं। इसी तरह इंग्लिश की पढ़ाई करने के लिए हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम अल्फाबेट को जो है कि पढ़ते हैं। तो किसी भी भाषा की पढ़ाई करने के लिए उसके जो वर्णमाला होते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। उसी तरह जो मैथ है, मैथ का जो संख्या पद्धति है, एक प्रकार से मैथ की वर्णमाला बोली जाती है। ये क्या है? अगर संख्या पद्धति आपको आ रही है तो मैथ के आपके आगे चल के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब इन्हीं पे आधारित हैं। इसलिए आपको जो है कि बहुत ही ध्यान से सुनना है। देखिए, जिस प्रकार आप लोग ए बी सी डी या क ख ग लिखते हैं वह क्या है? एक प्रकार का सिंबल है। उसी तरह संख्या पद्धति कुछ है नहीं, जो संख्याएं हमारी हैं वह एक प्रकार की क्या होती हैं? एक प्रकार की सिंबल होती हैं। आप लोग संख्याएं जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 समथिंग इसी तरह की जो है कि संख्याएं आपको आगे मिलती हैं। ठीक, तो यह कुछ है नहीं, वह एक प्रकार का ही आपका सिंबल है। क्या है? एक प्रकार का आपका सिंबल है। भविष्य में आपका भूत में आप जाइए, बहुत पहले, हजारों सालों पहले आप जाइए, तो देखिए हो सके तो आपका जो है कि 1 2 3 4 5 या इसको किस नाम से ऐसे जानते थे हम लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह हम जानते थे बहुत पहले। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हिंदी लैंग्वेज, हिंदी, या तो इसी को हम कहते हैं देवनागरी। जैसे हम लोग देवनागरी भाषा पढ़ते हैं ना, उसी तरह ये क्या है? ये हमारी देवनागरी भाषा है। और ये क्या है? ये हमारी जो 1 2 3 है, ये हमारी क्या है? एक प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हम लोग बचपन में भी आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग जब प्राइमरी स्कूलों में जाते होंगे, आपके पिताजी, आपके दादाजी इस लैंग्वेज को पढ़े होंगे। इस लैंग्वेज को जो है कि बहुत ही कम वो लोग जानते होंगे। अब तो मान लीजिए सब लोग जान ही गए हैं। इस लैंग्वेज को धीरे धीरे इंसान भूलता चला जा रहा है। हो सके तो बहुत साल पहले ये जो है कि
जो 1 2 3 4 है या किसी और जो है कि लैंग्वेज में लिखा जाता हो, इसका सिंबल कुछ और हो, तो आपकी संख्या क्या है? संख्या बस एक सिंबल है जिससे कि हम विभिन्न चीजों को काउंट करते हैं। आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि संख्या एक प्रकार की सिंबल है जिससे हम विभिन्न चीजों को काउंट करते हैं। ठीक, तो आपको तो एक क्लियर हो गया कि ये क्या हुआ, धीरे धीरे क्या जैसे जैसे आपका आगे चल रहा है, हम इस समय इसको जान रहे हैं। अब देख रहे हैं रोमन अंक भी क्या है, इन ये संख्या ही एक है, और हो सके तो आने वाले समय में ये सिंबल चेंज हो जाए, जैसे चेंज होता आ रहा है, जो कि प्रकृति का नियम है चेंज होना। तो हो सके तो आने वाले समय में ये सिंबल जो है कि आने वाली हमारी कई पुस्तें जो है कि या कई पीढ़ियां हमारी जो है कि इन सिंबल को चेंज कर दे, कुछ और वो लोग समझने लगे। तो संख्या कुछ है नहीं, एक प्रकार का आपका सिंबल है। तो सर्वप्रथम जब संख्याओं की खोज हुई थी तो हमको केवल 1 से लेकर 9 तक की ही संख्याएं ज्ञात थी। केवल कितनी संख्याएं ज्ञात थी? 1 से लेकर 9 तक संख्याएं ज्ञात थी। इसके बाद हमको संख्याएं ज्ञात नहीं थी। हम लोग जो है कि पहले पहले समय में इसी संख्याओं से ही अपना काम चलाते थे। लेकिन कुछ समय बाद जब उस जीरो की खोज हुई, जब क्या हुआ, जब जीरो की खोज हुई तो जीरो के बाद 1 2 3 4 समथिंग संख्याएं फिर जो है कि अनंत तक संख्याएं बना ली गई इसी जीरो की सहायता से। अगर ये जीरो नहीं आया होता तो हमारी केवल 1 से लेकर 9 तक ही संख्याएं हमको पढ़नी पड़ती, लेकिन ये जो है कि जीरो आने की वजह से संख्याएं इतनी जो है कि आगे तक गई और गणित जो है कि इतना आगे बढ़ा। तो जो ये संख्याएं हैं ये क्या है, आपकी जीरो से लेके अनंत तक की संख्याएं हैं, जीरो के आने की वजह से। तो देखिए संख्या पहले क्या था, पहले आपका मूलभूत संख्या थी। मूलभूत संख्या, मूलभूत संख्या, मूलभूत संख्याएं क्या क्या थी? आपकी जीरो थी, एक थी, दो थी, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ और 9। ये हमारी संख्याएं क्या है? मूलभूत संख्याएं हैं। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं आप लोग पढ़ेंगे वह सभी संख्याएं क्या है? इन्हीं संख्याओं के सहारे बनाई गई हैं। इसीलिए उन संख्याओं को हम लोग क्या बोले? उन संख्याओं को व्युत्पन्न संख्या के नाम से जाना गया। इन संख्याओं को किसके नाम से जाना गया? व्युत्पन्न संख्याओं के नाम से जाना गया। एक लाइन में आप लोग लिख भी सकते हैं कि जिन संख्याओं की व्युत्पत्ति मूलभूत संख्याओं से हुई है उनको हम लोग व्युत्पन्न संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे कि समथिंग कुछ भी ले लीजिए, 11 12 13 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती है? मूलभूत संख्याएं होती हैं। आपके एग्जाम में जो है कि एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मूलभूत संख्याओं की संख्या कितनी होती है। देखिए बहुत ही बेसिक प्रश्न है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग जो है कि इन प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। आपके एग्जाम में पूछेगा मूलभूत संख्या में मूलभूत संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी संख्याएं होती हैं? 10 संख्या होती है। आपके ऑप्शन में रहेगा ए बी सी और डी। एक में रहेगा 9, एक में रहेगा 10, एक में रहेगा आपका दे दिया 8 दे दिया और एक में दे दिया अनंत। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे? अनंत जो है कि मार के आएंगे संख्याएं, लेकिन मूलभूत संख्याएं कितनी है? मूलभूत संख्याएं अनंत नहीं होती है, केवल और केवल 10 होती हैं। ठीक, तो बाद में चल के इन्हीं मूलभूत संख्याओं से व्युत्पन्न संख्या बना और व्युत्पन्न संख्याओं को जो है कि अन्य जो है कि भागों में बांटा गया। तो ये तो आपका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते हैं कि संख्याओं को किन किन भागों में किस आधार पे अलग अलग डिवाइड किया गया। इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके जो है कि इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, देखिए क्या हुआ कि मूलभूत संख्याओं से विभिन्न संख्याओं का निर्माण हुआ। संख्या आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, एक आपकी है प्राकृतिक संख्या,
सॉरी, एक आपकी है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरा आपका काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तीसरा आपका था मिश्रित संख्या, मिश्रित संख्या। देखिए क्या किया गया कि इन संख्याओं को पुनः तीन भागों में बांटा गया, जो हमारी मूलभूत संख्याएं और व्युत्पन्न संख्याएं थी, उन संख्याओं को तीन भागों में बांटा गया। एक का नाम जो है कि दिया गया वास्तविक संख्या अर्थात कि रियल नंबर, दूसरा आपका काल्पनिक संख्या अर्थात कि इमेजिनरी नंबर, और तीसरा आपका है मिश्रित संख्या अर्थात कि कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो इन संख्याओं को में क्या क्या जो है कि जानकारियां, क्या क्या खूबियां थी, आइए देखते हैं। जैसे बात करें वास्तविक संख्या की, तो वास्तविक संख्या में क्या था, माइनस अनंत से लेकर जीरो सहित प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं क्या थी, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आई। माइनस अनंत से लेकर जीरो सहित प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं किसके अंतर्गत आई, आपकी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आई। इसके बाद जितनी भी भौतिक राशियां हैं, आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, आप लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे, जैसे कि आपका कैपिटल जी, स्मॉल जी, एप्सिलॉन नॉट, ईटीसी। जितनी भी भौतिक राशियां हैं वह सभी क्या हुई, वह सभी भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत रखी गई। बस आप लोग एक जो है कि लाइन में याद रखिए कि माइनस अनंत से लेकर जीरो सहित प्लस अनंत तक तथा प्रत्येक भौतिक राशियां या केमिकल राशियां सभी जो है कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत रखी गई। ठीक, फिर वास्तविक संख्या के बाद एक क्या था आपका काल्पनिक संख्या। आप लोग कक्षा 10 में तो होगा, एक बार देखना पड़ेगा, 10 में हमको लग रहा है नहीं है, लेकिन 11-12 में आप लोग पढ़े होंगे। काल्पनिक संख्या में एक शब्द आता होगा, एक आई। आई को हम लोग क्या बोलते हैं, इयोटा। इयोटा, लोटा मत आप लोग बोल देना। आई का मतलब क्या होता है, इयोटा। ठीक, इयोटा यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है अंडर रूट में -1। आई का मतलब क्या होता है, अंडर रूट में आपका -1 होता है। जैसे कि आप लोग संख्याएं देखे होंगे, आप देखे होंगे अंडर रूट में -3, फिर आप देखे होंगे अंडर रूट में -4, अंडर रूट में -5, etc। यह सभी संख्याएं क्या है, काल्पनिक संख्या है। इन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पे दर्शा नहीं सकते हैं, इन संख्याओं की हम लोग कल्पना कर सकते हैं। अब आपको लगेगा कि यह इसमें तो आई है ही नहीं, तो जो है कि काल्पनिक संख्या कैसे हुई, तो इन सभी संख्याओं में आई है। आइए एक को एक्सप्लेन करके देखते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया -3, ठीक, -3 ले लिया, तो -3 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 गुणे 3। ठीक, अब देखिए 3 का 1 में गुणा होगा, 3 1 का 3, क्योंकि माइनस है तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसको मैं अलग करता हूं, इसको मैं अलग करता हूं, क्योंकि जब कणी में एक ही है, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे अंडर रूट में यम इंटू यन है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट यम इंटू अंडर रूट यन, ये हम लिख सकते हैं। ठीक, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे अंडर रूट -1 और गुणे अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक, और मैं अभी बताया हूं कि अंडर रूट में -1 ये क्या है, ये इयोटा अर्थात कि आई है। इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, आई रखेंगे। जब हम इसकी जगह पे आई रखेंगे तो आई गुणे कणी में 3 अर्थात कि हो जाएगा आपका कणी में 3i, और कणी में 3i क्या है, एक इमेजिनरी नंबर अर्थात एक काल्पनिक नंबर है। इसको हम लोग संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक, तो ये तो हमारी थी काल्पनिक संख्या। इसके बाद वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या के बाद एक और संख्या आई मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या कुछ था नहीं, बस क्या था, बस वास्तविक संख्या
आपका वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को जब एक साथ ले लिया गया, इनको जोड़ दिया गया, तो यह मिश्रित संख्या कहलाई। जैसे कि सपोज करिए कि कोई वास्तविक संख्या x है और कोई वास्तविक जो है कि काल्पनिक संख्या y है, y है, तो इसमें i लगा दिया गया, तो x प्लस आई वाई, या तो वाई आई क्या हो गया, यह एक मिश्रित संख्या हो गया। जैसे कि x की जगह पे अगर यदि हम 3 रख लें और y की जगह पे हम 5 रख लें, तो 3 प्लस 5 आई क्या है, यह एक मिश्रित संख्या है। ठीक, आपको क्लियर हो गया होगा कि वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है और आपकी मिश्रित संख्या क्या है। फिर क्या हुआ, अब देखिए, अब हमको इसमें से सभी संख्याओं को नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको वन डे एग्जाम देना है, अर्थात कि आपको हाई स्कूल लेवल के एग्जाम देने हैं। जैसे कि आपका टेट हो गया, टेट तो मान लीजिए कि आपका जो डिप्लोमा के बाद होता है या तो बीएड के बाद होता है, एसएससी हो गया, इसके बाद आपका जो है कि टेट हो गया, या कोई भी वनडे एग्जाम आप दे लीजिए, उसमें आप क्या है, इन वास्तविक संख्याओं को ही पढ़ेंगे। लेकिन यदि आप 12th पे कोई एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, फिर इसके बाद आपका नेवी का हो गया, कोई भी नेवी के साथ साथ आपका फिर आप या तो आईआईटी का जो है कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी में आपको काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या दोनों पर पढ़ना है। फॉर एनडीए, सीडीएस, डबल ए, नेवी, ईटीसी, अन्य एग्जामों के लिए आपको इन दोनों संख्याओं को पढ़ना है। लेकिन यदि आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, टेट का एग्जाम दे रहे हैं, सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हैं, या टेट का एग्जाम आप दे रहे हैं, इसके साथ आप पेट का एग्जाम दे रहे हैं, और अन्य एग्जामों के लिए आपको केवल और केवल क्या पढ़ना है, केवल वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। ठीक, तो एक बार आप सभी लोग इसको नोट करेंगे, और नोट करने के बाद फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं। अब मुझे इन दोनों संख्याओं को तो पढ़ना नहीं है, केवल इसी संख्या को पढ़ना है। तो आइए इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, एक एक चीज आपको एकदम क्लियर होती चलेगी, बस आप लोग पेशेंस बनाए रहिएगा। और जहां पे कोई भी आपको समस्या आ रही है, तुरंत आप लोग पूछिए, बिना जो है कि कोई दिक्कत के। आपको सभी समस्याएं जो है कि आपका हल किया जाएगा। बात करते हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या की, तो वास्तविक संख्या में मैंने क्या आपको बताया, माइनस अनंत से लेकर 0 सहित प्लस अनंत तक की संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। इसके साथ साथ इसमें जो है कि भौतिक राशियों को भी लिया गया था, भौतिक राशियां। ठीक, भौतिक राशियां, यह सभी क्या थी, वास्तविक संख्याएं थी। फिर बाद में क्या किया गया कि इन्हीं वास्तविक संख्याओं को, चूंकि इसमें 0 माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की भी संख्याएं थी और भौतिक राशियां भी थी, तो ये दोनों जब एक हो जाते थे तो संख्याओं का जो है कि अध्ययन करना थोड़ा प्रॉब्लम होता था, समस्या होती थी। इसलिए इन संख्याओं के अध्ययन के लिए वास्तविक संख्या को पुनः 2 भागों में बांटा गया। एक आपका क्या था, एक आपका परिमेय संख्या था, आप लोग पढ़े होंगे परिमेय संख्या। दूसरा आपका क्या था, दूसरा आपका था अपरिमेय संख्या। दूसरा आपका क्या था, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या था कि जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0,
तो वह संख्या क्या कहलाती है? आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे जैसे में आप देख सकते हैं, जैसे में आपका हो गया 4/5, 1/2, इसके साथ साथ आपका 4 हो गया, 8 हो गया। देखिए चार चार के नीचे कुछ नहीं है तो 4/1, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको भी हम 8/1 लिख सकते हैं। फिर आपका एक हो गया 22/7, ठीक, 22/7 हो गया। 22/7 को आप लोग जो है कि घेर लेंगे। अभी बताते हैं क्यों। आप लोग इस पे क्या करेंगे, गोला बना लेंगे। इसके साथ साथ ये संख्याएं तो हुई, इसके साथ साथ जो शांत दशमलव भिन्न में आती हैं, आप लिख सकते हैं शांत, आपको शांत शांत और अशांत दशमलव भिन्न भी आपको बताया जाएगा। शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न, जब ये वाली टॉपिक भिन्न की पढ़ाई जाएगी तब आपको बताया जाएगा, ठीक। शांत दशमलव भिन्न की बात करें तो इसमें जैसे कि 0.6666 अनंत बार हो गया, तो इन संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये जब भिन्न आपको पढ़ाया जाएगा तो वहां पे बताया जाएगा। तो इन संख्याओं को शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग 0.6 के ऊपर बाद लगा लेते हैं, क्योंकि 6 का क्या हो रहा है, अनंत बार जो है कि इसका रिपीटेशन हो रहा है। इसके साथ साथ 0.545454 इसका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.54 भी लिख सकते हैं, ठीक। इसके ऊपर बार, तो ये क्या थी, ये परिमेय संख्या थी। अब अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। बात आती है अपरिमेय संख्या की, तो वह संख्या जिसको कि p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, वह संख्याएं जिसको कि p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, वह किस में आता है, वह अपरिमेय संख्या में आता है। वह किस में आता है, अपरिमेय संख्या में आता है। और इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, सभी भौतिक राशियां, सभी भौतिक राशियां, सभी भौतिक राशियां किस में आती हैं, आपकी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। अब आपको क्लियर हो गया कि माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं किस में आती हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। आप लिख सकते हैं माइनस अनंत से लेकर 0 के साथ प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। और इसके बाद अपरिमेय संख्या में आपकी सभी भौतिक राशियां आती हैं। आप लोग कैपिटल जी का मान देखे होंगे, स्मॉल जी का मान देखे होंगे, वह लगभग मान होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। वह क्या होता है, लगभग मान होता है, और जो मान लगभग होता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं, और जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट होती है उसको हम लोग परिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं, ठीक। बात आती है अपरिमेय संख्या में, तो एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि पाई, पाई क्या है, पाई आपकी परिमेय है कि अपरिमेय है। क्योंकि पाई भी एक भौतिक राशि ही है, इसलिए हम पाई को किस में रखेंगे, अपरिमेय में रखेंगे। और जो पाई का मान जो 22/7 होता है, इसको हम किस में रखेंगे, इसको हम लोग परिमेय में रखेंगे। ध्यान देना, ये आपके यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। आप लोग प्रीवियस ईयर का जब पेपर उठाएंगे, हमको लग रहा है कि 2017 या 18 का, तो ये प्रश्न आपको दिखेगा। तो आप लोग नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे कि पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक। तो देखिए फिर क्या हुआ कि
अपरिमेय संख्याएं बस यहीं पे रुक गई, इसके आगे इन संख्याओं को अन्य भागों में डिवाइड नहीं किया गया। लेकिन क्या किया गया कि परिमेय संख्याओं को फिर पुनः जो है कि कई भागों में बांटा गया। तो उन सभी भागों की मैं चर्चा करूंगा आपके सामने, लेकिन अगले वीडियो में, क्योंकि मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूं। मैं चाहता तो इसी वीडियो में पूरी संख्याओं को आपको क्लियर कर देता, लेकिन छोड़िए, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे आगे जो है कि अगली क्लास में परिमेय संख्या के आगे आपको बताएंगे कि परिमेय संख्याएं कैसे पूर्णांक में बदली, कैसे प्राकृतिक संख्याएं में बदली, कैसे हिंदू अरबी संख्याएं में बदली, हिंदू अरबी संख्याएं क्या होती हैं, इन सभी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। भाज्य संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या है, सभाज्य संख्याएं क्या है, क्योंकि इन संख्याओं से प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में। एग्जामिनर पूछा है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है। बहुत से बच्चे, हम कह रहे हैं कि 80% बच्चे, 90% बच्चे गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। और यहाँ पे इस क्लास में आपको केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर कराया जाएगा, और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आप जो है कि अपनी किताब के, जो भी आपके पास किताब है, उन किताब को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल पे जो भी है पहली बार, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर ले। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।